जी हाँ दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको ट्रिकी बाय वीएस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 12th क्लास आर्ट्स का जियोग्राफी भूगोल एनसीईआरटी बुक पार्ट 2। अर्थात कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि मैं एनसीईआरटी का बुक नंबर 2 लाया हूं दोस्तों। उसमें आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन, जिसे मैं आप लोग के टॉपिक बाय टॉपिक व्याख्या सहित चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको विस्तारित जो कंप्लीट चैप्टर देने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं टॉपिक बाय टॉपिक बताऊंगा जो आपको फाइनल एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकता है दोस्तों। यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी काम करेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन, यह हमारा चैप्टर 1 है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पार्ट 2 में इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले आप लोगों को मैंने पार्ट 1 अर्थात बुक का 1 में विश्व जनसंख्या घनत्व और वृद्धि और घन संगठन के बारे में बताया था। इसमें मैं आप लोगों के जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के संगठन के बारे में बताएंगे, वो भी भारत से रिलेटेड दोस्तों। तो ऐसा दोस्तों जानते हैं कि हम लोग जनसंख्या के विश्व की जनसंख्या के बारे में जान रहे थे, लेकिन अब हम लोग भारत की जनसंख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उसके अंतर्गत हम लोग को सबसे पहले हम लोग जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या का घनत्व, भारत में जनसंख्या का घनत्व, भारत में राज्य की श्रेणी जनसंख्या घनत्व के अनुसार, जनसंख्या के वृद्धि, जनसंख्या के परिवर्तन के घटक, भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं इत्यादि के बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, और भी क्लास जैसे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th के साथ साथ कंपटीशन का भी क्लास को वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताते हैं 12th का चैप्टर 1 का कंप्लीट वीडियो। तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और अंत तक देखें दोस्तों। यह आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के वितरण से है। दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं, आसान भाषा में समझे तो किसी विशेष क्षेत्र में लोगों कितनी जनसंख्या में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। जैसा कि 125, 135, कहाँ पर 125 रहते हैं और कहाँ पर 135 रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ पर कितनी संख्या में रहते हैं उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अर्थात वितरण करना ही वितरित कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग यह देखते हैं कि लोग कहाँ पर कितना रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उसी को हम लोग कह सकते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि इसका जनसंख्या वितरण से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के वितरण से है। अर्थात वितरण मतलब संख्या से है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, इसको जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले भी वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे कि फर्स्ट में आता है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक अर्थात जो प्रकृति के द्वारा होने वाले कारक है। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जल की उपलब्धता। अर्थात जल की उपलब्धता का अर्थ ही होता है जहाँ पर जल की उपलब्ध होता है लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। इस कारण भी लोग प्रभावित होते हैं, अच्छा जल नहीं मिलने के कारण। इसके बाद दूसरा का पॉइंट आ जाता है भू आकृति। भू आकृति का अर्थ ही होता है, भू मतलब भूमि, आकृति मतलब उसका आकार। जहाँ पर भूमि हो, अच्छा भूमि हो, लोग वहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, भू आकृति, अच्छा भूमि रहना चाहिए, अर्थात उसका आकार अच्छा होना चाहिए। तीसरा का पॉइंट आ जाता है हमारा जलवायु। जलवायु अर्थात सभी क्षेत्र में
जलवायु एक समान नहीं रहता, कहीं गर्मी कहीं बरसात कहीं ठंडा होता है, जिसके कारण भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। लोग जलवायु के अनुसार ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक रहते हैं। जहाँ पर अच्छा रहता है लोग वहीं रहना पसंद करते हैं, जिस कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। इसके बाद हमारा आ जाता है भौगोलिक का चौथा पॉइंट हो जाता है मृदा। मृदा अर्थात मृदा वैसा मृदा जहाँ पर उपज हो, लोग वहाँ पर कृषि अच्छी से कृषि कर सकते हैं, इसके कारण भी लोग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अर्थात मृदा अच्छा होना चाहिए जहाँ पर फसल लोग कृषि अच्छी से कर सके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरह से अब हम लोग दूसरा का पॉइंट देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक माने किस आर्थिक स्थिति के कारण भी लोगों में जनसंख्या वितरण होती है। पहला आ जाता है खनिज। खनिज को मेंटली कहते हैं अर्थात धातु। जहाँ पर धातु खनिज अयस्क इत्यादि लोहा तांबा इत्यादि मिलता है, लोग वहीं पर पलायन करते हैं। इसके बाद आता है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ होता है वैसा नगर जहाँ पर सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होता है। इसके बाद आ जाता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण अर्थात जहाँ पर कल कारखाना होता है, लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं ताकि उन लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस अंतर्गत आर्थिक स्थिति के कारण होती है। तीसरा का पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक के अंतर्गत धार्मिक महत्व। लोग धार्मिक महत्व के कारण भी लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं देवघर, हरिद्वार, ये सब हमारा धार्मिक महत्व के कारण भी लोग कहते हैं। अशांति अर्थात अशांति का अर्थ ही होता है जहाँ पर कोई शांति न हो, जैसे सामाजिक राजनीति के कारण भी या फिर कुछ किसी कारण भी होने वाले सामाजिक। इसके बाद आता है खराब सामाजिक वातावरण। लोग खराब वातावरण में रहना पसंद नहीं करते हैं, वहाँ पर समाज अच्छा होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारण के कारण भी लोग जनसंख्या वितरण को राजनीतिक कारक के अंतर्गत अस्थिर राजनीति स्थिति। जहाँ का राजनीति अस्थिर नहीं रहता है वहाँ पर मार काट होते रहता है, जिसके कारण भी लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते। दूसरा का पॉइंट आ जाता है खराब कानूनी व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान का कानून व्यवस्था खराब है, इसी के लिए लोग वहाँ पर पसंद नहीं करते हैं। कानून व्यवस्था अर्थात वहाँ पर अच्छा ना हो, मार काट हो, राजनीतिक के कारण भी लोग होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसा कि आप बुक 1 में पहला बुक में आप देख लिए थे कि जनसंख्या घनत्व क्या कहते हैं। आप जनसंख्या घनत्व के बारे में भी बता सकते हैं, किस आधार पर शहरी जनसंख्या में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे दिल्ली में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, साथ ही जहाँ पर जनसंख्या वहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं जहाँ पर अच्छी फसल हो अर्थात कृषि करने योग्य भूमि रहता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोग रहना पसंद ज़्यादा करते हैं क्योंकि यहाँ का भूमि बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग दोस्तों घनत्व के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम लोग कमेंट करके या चैट करके भी भेज सकते हैं दोस्तों कि घनत्व किसे कहते हैं, जो आप लोग को पहले बुक में बता दिया गया है। तो चलिए, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, या फिर हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी भी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, अर्थात घनत्व जो वर्ग स्क्वायर का होता है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर, अर्थात प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जितना रहता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी देश के अंदर एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को उस देश का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व मापने के लिए कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है, अर्थात कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल होता है। इस माध्यम से हम जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या 10 लाख
और वहाँ का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर हो तो इस स्थिति में वहाँ की जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर 100 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व। जैसा कि आप जान रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, जबकि 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण यह जनसंख्या नहीं निकाला गया दोस्तों। तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का उस जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तुलना के लिए अगर हम देखेंगे तो 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व 127 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1951 में का जनसंख्या घनत्व 127 है, जबकि 2011 की जनसंख्या घनत्व 382 है दोस्तों। इस तरह से जनसंख्या घनत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भारत में राज्य की श्रेणी जनसंख्या घनत्व के अनुसार। जनसंख्या घनत्व के अनुसार इसका क्या क्या श्रेणी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका वीडियो मैं एक आपको ट्रिक के माध्यम से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, भारत में उपस्थित विशाल जनसंख्या भारत के हर राज्य में अलग अलग रूप में से वितरित होती है। इसी वजह से भारत के हर राज्य का जनसंख्या घनत्व अलग अलग है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत के राज्यों को मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में जनसंख्या के घनत्व अर्थात मध्यम वर्ग में कौन कौन सा जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में देखते हैं। इसमें अंतर्गत हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। निम्न वर्ग के अंतर्गत अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। नोट दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व भारत की राजधानी दिल्ली में है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से आपको हम बता दिए हैं दोस्तों कि जनसंख्या को 3 भागों में तोड़ दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि अर्थात जनसंख्या में वृद्धि किस कारण से होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय के दौरान हुए जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई भी जनसंख्या वृद्धि कब होता है? जब वहाँ पर लोग आ जाते हैं, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, परिवर्तन होती है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। लोग वहाँ पर आना ही जनसंख्या वृद्धि होता है। अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या उस समय के दौरान बढ़ती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगर क्षेत्र की जनसंख्या उस समय के दौरान घटती है तो उसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर लोग वहाँ पर आकर बसेंगे तो धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, और वहाँ से लोग दूसरे जगह चले जाएंगे तो उसको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि, अगर एक समय के दौरान किसी क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती है तो उसे धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, जबकि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि जब घटता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, किस कारण से जनसंख्या परिवर्तन होती है। नंबर 1 में आता है जन्म दर। जैसा कि आप जानते हैं, अशोषित जन्म दर। अशोषित जन्म दर का संबंध 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म लिए गए जीवित बच्चों से है। अर्थात जन्म दर, अगर वहाँ पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो जीवित रहते हैं, मान लीजिए अगर एक समय अंतराल के दौरान क्षेत्र में हमारे 1000 स्त्रियों द्वारा 220 बच्चों को जन्म लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। प्रथम अवस्था, यह बहुत मोस्ट है आपका इस चैप्टर का, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपको एग्जाम में भी पूछ देता है। प्रथम अवस्था अर्थात 1901 से 1900
19 स्थिति तो सॉरी आप फिर से देखते हैं। इस में हम लोग आप देखेंगे यहाँ पर 19 की जगह 19-20 होना चाहिए था दोस्तों। चलिए, इस दौर में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न थी। 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी दर्ज की गई थी। इस दौर में भारत में जनसंख्या दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे, जिस वजह से वृद्धि दर निम्न थी। जन्म और मृत्यु दर उच्च होने के निम्न कारण थे। क्या क्या कारण थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उस दौरान में भारत में उपलब्ध स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत निम्न दर्ज थी, जिस वजह से मृत्यु दर उच्च थी। कहने का अर्थ है वहाँ पर सुख सुविधा नहीं था, जिसके कारण वहाँ का मृत्यु दर उच्च हो गया था, लोग ज़्यादा मर रहे थे। इसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, अधिकतर लोग अशिक्षित थे, जिस वजह से देश में जनसंख्या दर उच्च थी। लोग अशिक्षित होने के कारण लोगों में यहाँ जनसंख्या दर ज़्यादा था। लोग अशिक्षित थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, जिसके कारण यहाँ का जनसंख्या वृद्धि थी, बढ़ी हुई थी, दर उच्च थी। इसके बाद देखते हैं, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कम थी और असमान वितरण था, जिस वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थे। अर्थात कह सकते हैं जहाँ पर आवश्यक वस्तुओं और वस्तुओं उपलब्ध हैं कम होती है, वहाँ असमान रहती है, जिस वजह से वहाँ का जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इस प्रकार से हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा भारत में जनसंख्या वृद्धि अवस्थाएं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। द्वितीय अवस्था है 1921 से 1951 स्थिर वृद्धि। इस दौर में भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि हुई। इस दौर में पिछली अवस्था की तुलना में वृद्धि दर ज़्यादा थी। इसीलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार आया और देश में स्वच्छता बढ़ी, जिस वजह से मृत्यु दर नीचे आई। जन्म दर समान बनी रही, जिस वजह से जनसंख्या में वृद्धि दर बढ़ी। तीसरा का पॉइंट देखते हैं। तीसरा का पॉइंट है, तीसरी पॉइंट 1951 से 1981 तीव्र वृद्धि। इस दौर में को भारत में जनसंख्या विस्फोट के अवधि के रूप में देखा जाता है। अन्य शब्दों में समझे तो इस दौर में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे तीव्र थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई और प्रजनन दर में वृद्धि हुई, जिस वजह से जनसंख्या विस्फोट हुआ, यानी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती गई। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1951 और 1951 से लेकर 1981 तक को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। चौथा अवस्था है दोस्तों 1981 से वर्तमान घटती वृद्धि। जैसा कि आप देख रहे हैं 1901 से 1900 इतना तक, इसके बाद 1921 से 1950 तक, 1951 से 1981 तक और 1981 से अब तक। इस दौर में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगी क्योंकि देश में शिक्षा का प्रसार, विवाह की औसत आयु में वृद्धि आई और लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने का कारण जन्म दर नीचे आने लगा। लोग ज़्यादा शिक्षित होने लगे, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगी। लोग शिक्षित होने लगे और जनसंख्या को कम करने लगे। इस तरह से हमारा चौथा पॉइंट हुआ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लोगों में शिक्षा का वृद्धि होते गया, उसके कारण जनसंख्या में वृद्धि की जगह जनसंख्या घटती गई। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि लोग शिक्षित, अगर शिक्षा रहेगा तो लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित होने के कारण लोग
में जनसंख्या में वृद्धि नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नता किस कारण, किस किस विभिन्नता के कारण। भारत में प्रत्येक राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर अलग अलग है। कुछ राज्य जैसे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर काफ़ी कम है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत के अलग अलग राज्यों में उपलब्ध सुविधाओं और विभिन्नताओं, शिक्षा के स्तर में विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नता एवं विभिन्न आर्थिक स्तर के कारण होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, लोगों में अलग अलग उपलब्ध सुविधाओं के कारण विभिन्नता पाई जाती है, शिक्षा के स्तर के कारण विभिन्नता पाई जाती है। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन का अभिप्राय एक देश की जनसंख्या का उसकी विशेषताओं जैसे कि आयु, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर वर्णन करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। संगठन का अर्थ ही होता है अलग अलग, अर्थात किस आधार पर उसे संगठित किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें विशेषताओं जैसे कि वायु के आधार पर, लिंग के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर संगठन किया जाता है। ग्रामीण नगरीय संगठन भारत की जनसंख्या में रहने वाले स्थल के अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला ग्रामीण जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,687 गांव है। इस सभी गांवों में जनसंख्या वितरण घनत्व असमान है। कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अब देखते हैं हम लोग नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या के अंतर्गत क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। नगरीय जनसंख्या में अस्थायी संगठन ग्रीवियंस के द्वारा 1903 से 1928 के दौर में भारत में पाई जाने वाले सर्वेक्षण किया गया, भाषाई सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के अनुसार उस दौर में भारत में 189 भाषाएं एवं 544 आसपास बोली थी। अर्थात भारत में 189 भाषाएं और 400 आसपास की बोली भाषी थी। भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा था, जबकि कश्मीरी और संस्कृति बोलने वाले की प्रतिशत बहुत कम थी। अस्थायी वर्गीकरण भारत में बोले जाने वाली भाषाओं मुख्य रूप से 4 परिवारों में बांटा गया था। आर्कटिक 1.38%, मेघालय, निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि। इसके बाद होता है द्रविड़ 20%, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि। इसके बाद तीसरा हो जाता है चीनी तिब्बती 0.5%। यह हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम आदि जो हमारा चीन की सीमाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम जो चीन के अंतर सीमा से आते हैं। इसके बाद है भारतीय यूरोपीय संघ, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा आदि। ये सब हमारे भाषा के अंतर्गत आते हैं। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। राजस्थान, बिहार इत्यादि ये सब आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या संगठन। धार्मिक संगठन के आधार पर भारत में अनेकों धर्म को मानने एवं उनकी उपासना करने वाले लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या का धार्मिक वितरण अत्यंत असमान है। कुछ राज्यों के किसी विशेष धर्मों को मानने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि अन्य राज्यों में उस धर्म को मानने वाले लगभग ना के बराबर रहते हैं। इस प्रकार धार्मिक संगठन के आधार पर होती है। जैसे दिल्ली में लोग सबसे ज़्यादा पंजाब में पंजाबी लोग रहते हैं।
इसमें लोग एक ही धर्म अर्थात पंजाबी लोग मानते हैं। इस तरह से हम लोग धर्म अर्थात धर्म के आधार पर रहने वाले। इसके बाद हम लोग देखते हैं जनसंख्या संगठन, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, मुख्य श्रमिक, वह श्रमिक जिन्होंने एक वर्ष से कम 183 दिन काम किया हो, मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि जो 183 दिन काम करता है वह मुख्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। जबकि दूसरा का हमारा हो गया सीमांत श्रेणी। सीमांत श्रेणी वह श्रमिक जिन्होंने एक वर्ष के दौरान 183 दिन में कम काम किए हो, सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। 183 दिन में कम काम किया होता है उसको। इसके बाद हम लोग आते हैं अश्रमिक। वे लोग जो एक वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं अर्थात बेरोजगार रहते हैं, अश्रमिक कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनसंख्या संगठन अर्थात भारत में श्रमिकों के आर्थिक क्षेत्रों के आधार अनुसार वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ 1 to 4 है, इस आधार पर 4 भागों में बांटा गया। पहला हमारा होता है भारत की जनसंख्या का आर्थिक क्षेत्रों के अनुसार विभाजन अत्यंत और समान है। भारतीय जनसंख्या का लगभग 50% अधिक हिस्सा प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यरत है, लगभग 40% हिस्सा तृतीय यानी सेवा क्षेत्र में कार्यरत है एवं 3.8% हिस्सा उत्पादन कार्य यानी द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि 4 भाग होते हैं, उसके द्वारा बांटा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा नीति, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह नीति मुख्य रूप से भारत में सुविधाओं के विकास के लिए बनाई गई थी, राष्ट्रीय युवा नीति, ताकि भारत की युवा जनसंख्या को सशक्ति करके भारत में विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया था। नंबर 1, युवाओं या किशोरों को विकास पर बल, युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना, युवाओं को उत्तरदायित्व का महत्व सिखाना, युवाओं के गुणत्व में वृद्धि करना। इस प्रकार उन्हें बताया गया था, रिस्पॉन्स दिया गया ताकि लोग आगे बढ़ सके। यह राष्ट्रीय युवा की नीति थी। लोग राष्ट्रीय युवा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नीति किया गया था, रिस्पॉन्स दिया गया था ताकि लोग आगे बढ़ सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं वर्तमान दौर में किशोरों की मुख्य समस्याएं, चुनौतियां अर्थात क्या क्या चुनौती आई उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो नंबर 1, निरक्षरता, अनपढ़ अर्थात लोग अनपढ़ का मुख्य चुनौती आया। इसके बाद लोग बुरी आदतें, दूसरा का पॉइंट आ जाता है बुरी आदतें। बुरी आदतें अर्थात लोग गलत आदत जैसे धूम्रपान, नशा इत्यादि के कारण मुख्य समस्या उत्पन्न हुई, जो अभी वर्तमान में ये सब हो रहा है। तीसरा का पॉइंट आ जाता है हमारा निम्न विवाह आयु। लोगों को पहले अभी का निम्न विवाह आयु लोगों में निम्न विवाह आयु हो गया है। लोग बचपन में भी कम उम्र में भी शादी लोग कर ले रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मार्गदर्शन की कमी। लोगों को अच्छा गाइडिंग नहीं मिलता है, जिसके कारण उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसके कारण उनको समस्या उत्पन्न हो जाती है। और हमारा लास्ट है पोषण की कमी। लोगों को अच्छा खाना पोषण इत्यादि नहीं मिलता है, जिसके कारण किशोरों की मुख्य समस्या का चुनौती होता है। ये सब किशोरों की मुख्य समस्या की चुनौतियाँ है। लोगों को संतुष्टि भोजन न मिलना, अनपढ़ होना, बुरी आदतें
निम्न विवाह जो लोगों को कम उम्र में ही किया जाता। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि इस चैप्टर को देखकर अच्छा स्कोर ला सके दोस्तों। तो दोस्तों और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्द ही मैं और इसके आगे वाले चैप्टर का कंप्लीट वीडियो दूंगा दोस्तों, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के लिए बहुत ही मस्ट है दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, और हाँ, इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो है दोस्तों घनत्व के आधार पर, और इसका मैं जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन कौन सा राज्य बड़ा है, छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भी उसका एक अलग सा ट्रिक वाला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ताकि आप उसको देखकर इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।